दोस्तों, क्या आपने भी राउल्ट का नियम पढ़ लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, और अगर याद हो भी चुका है तो उसका गणितीय व्यंजक आपसे प्राप्त नहीं हो रहा है, या आप बार बार भूल जाते हैं, आप सही तरीका आपको मिल नहीं रहा है, आप किताब में से देख रहे हो या आप किसी रेफरेंस बुक में से देख रहे हो या किसी अनदर बुक में से देख रहे हो या यूट्यूब से देख रहे हो, लेकिन आपको अच्छा तरीका, सरल तरीका नहीं मिल रहा है और समझाने वाला सही वीडियो आपके पास नहीं पहुंच रहा है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं रुपेश पांचाल और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में हमको हर एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले राउल्ट के नियम पर। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे राउल्ट का नियम होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरी देखना है। हम आज के इस वीडियो में राउल्ट का नियम भी देखेंगे, समझेंगे भी, प्लस उसका जो गणितीय व्यंजक है वो भी देखेंगे। जो आपकी क्लास में है, जो आपकी क्लास 12th है, उसमें या तो आपसे नियम पूछ लिया जाएगा या उसका गणितीय व्यंजक पूछ लिया जाएगा, या फिर हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसका परिभाषा यानी कि क्या नियम बोलता है और गणितीय व्यंजक निकालिए या फिर प्राप्त कीजिए, ऐसा भी बोल सकता है। तो चलिए हम पूरा का पूरा आप सभी को बताते हैं ताकि आप सभी A to Z लिख करके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। तो देखिए, राउल्ट का नियम सबसे पहले हम बता देते, राउल्ट का नियम होता क्या है। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये तो हो गया राउल्ट का नियम, लेकिन ये आखिर बोल क्या रहा है। तो देखिए, इसकी सबसे पहली शर्त है किसी निश्चित ताप पर, अर्थात ताप जो है निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ताप टेम्परेचर होना चाहिए फिक्स। याद रखिएगा इस बात। और टेम्परेचर फिक्स होने पर होता क्या है वो इस नियम द्वारा समझाया जा रहा है कि द्रव विलयन में, ठीक है, उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि जो भी द्रव दो घटक है इसमें, है ना, इस द्रव में द्रव और एक और भी क्या है, द्रव ही है, वो 2 घटक है, ठीक है ना, 2 घटक से मिलकर विलयन बना हुआ है। तो उसमें से किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, कैसा आंशिक वाष्प दाब, यानी कि आधा वाष्प दाब, ठीक है, उस घटक के यानी कि उसी घटक के जिसका आंशिक वाष्प दाब है उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये इस नियम द्वारा अपन को बताया जा रहा है, ठीक है। एक और मैं आप सभी को बता दूं, अगर ये आप सभी को समझ में नहीं आए तो परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो। लिखिए कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मेरे ख्याल से ये परिभाषा आपको ज़्यादा याद होगी, जल्दी याद होगी, ज़्यादा समय तक याद रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर कट है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, किसी निश्चित ताप पर, शर्त तो इसमें वही है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, किसी विलयन के, विलयन होता है ना, तो किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बिल्कुल सीधा बात कि समझिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तापमान वाली बात तो होगी ना कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का, जो भी अवयव है वाष्पशील अवयव होना चाहिए, उसका आंशिक वाष्प दाब, आखिर क्या बोला जा रहा है, आंशिक अर्थात आधा वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात अगर अपन क्या करेंगे, इसका मोल प्रभाज बढ़ा देंगे तो इसका आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, या फिर इसका आंशिक वाष्प दाब बढ़ेगा तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, आंशिक वाष्प दाब कम होगा तो इसका मोल प्रभाज भी कम होगा, और अगर मोल प्रभाज कम हुआ तो आंशिक वाष्प दाब भी कम होगा। यानी कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो एक दूसरी चीज़ बढ़ रही है ना, और अगर एक चीज़ को घटा रहे तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। ये क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई है नियम की परिभाषा।
अब हम निकालते इसका गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा और यही सीधा है, यही सिंपल है। ठीक है, मैंने 3-4 तरीके खुद देखे हैं, बहुत सारी किताबों में देखे, वीडियोस में देखे, लेकिन उनमें से मुझे ये तरीका बढ़िया लगा है। मैंने इसमें कुछ ऐड भी कर रहा है ना। तो देखिए आप सभी इसको, चूँकि हम जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब अर्थात P विलायक के वाष्प दाब अर्थात PA के बराबर होता है। ये तो अपन को नियम में ही बताया गया। अर्थात मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ, P बराबर PA, क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा है कि विलयन का वाष्प दाब अर्थात P, और फिर अपन ने क्या लिखा बराबर, तो भैया यहाँ पर भी तो है विलायक के वाष्प दाब PA तो के बराबर होता है। तो अपन ने इसको सिर्फ इस प्रकार से लिख दिया कि P बराबर PA। ठीक है, ये लाइनिंग अपन ने इस प्रकार से लिख दी। अब दूसरी लाइनिंग लिखेंगे। ठीक है, चूँकि विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का जो वाष्प दाब है वो किससे डिनोट करते हैं अपन, किससे दर्शाते हैं, PA से। तो PA और किसके समानुपाती है, मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को दर्शाते हैं अपन XA से। तो समानुपाती लगा करके लिख देंगे XA, अर्थात हम लिख सकते हैं P बराबर PA समानुपाती XA, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PA समानुपाती XA। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PA का PA, और जब समानुपाती हटेगा तो आप सभी को पता है बराबर और K आ जाता है, और हम लगा देंगे यहाँ पर गुणित XA, और ये हो जाएगा अपना समीकरण 1। अब देखिए शुद्ध विलायक के लिए PA का मान होता है P0A तथा XA जो होता है वो होता है बराबर 1 के। ठीक है, ये बात तो याद रखने योग्य है। PA तथा XA के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अपन ने देखा ये मान है तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 था अपना PA बराबर K इंटू XA, तो PA बराबर क्या है P0A, तो अपन को PA की जगह P01 रख देना है, फिर बराबर का बराबर। ठीक है, उसके बाद K का K, उसके बाद XA का मान कितना है 1 है, तो इसकी जगह अपन 1 रख देंगे, 1 को रख दिया है। उसके बाद देखिए P0A का P0A बराबर का बराबर, 1 के साथ K का गुणा करेंगे तो K को K लिख सकते हैं, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे K। अब देखिए K का मान आ गया, तो K का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए K का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था अपना, समीकरण 1 था PA बराबर K इंटू XA, तो यहाँ पर PA का PA आ जाएगा बराबर का बराबर, और K का मान क्या था अपना, K का मान था अपना P0A, तो P0A कर देंगे, इंटू का इंटू, XA का XA, इसको बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए चूँकि क्या XA प्लस XB बराबर 1 होता है, ये बात याद रखने योग्य है, इसलिए XA का मान निकाल लेंगे। XA का XA बराबर का बराबर, 1 का 1, और ये XB इधर आ जाएगा तो इधर सर माइनस का हो जाएगा, और XA बराबर आ जाएगा XA बराबर 1 माइनस XB, ये आ जाएगा XA का मान। अब XA का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो XA का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देंगे, क्या हो जाएगा अब PA का PA बराबर का बराबर, P0A का P0A है। अब यहाँ पर XB था अपना, तो XB नहीं XA, तो XA की जगह अपन रख देंगे 1 माइनस XB, रख दिया। फिर नीचे आइए PA का PA बराबर का बराबर, P0A का P0A। अब क्या करेंगे, P0A कैसा है, ये P0A इस 1 से गुणा करेगा, इसलिए P0A एकम P0A आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, और ये जब इसके साथ गुणा करेगा है ना, तो देखिए यहाँ पर P0A और इंटू XB आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका अपन को गुणा करना है, सिंपली कुछ नहीं हुआ, हमने सबसे पहले P0A का 1 के साथ गुणा किया इसलिए P0 आया, और फिर P0A का गुणा माइनस XB के साथ किया इसलिए माइनस का P0A इंटू XB आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस का P0A इंटू XB है ये आ जाएगा इस साइड। ठीक है, बराबर का बराबर, और ये P0A का P0A, और PA जो इधर है वो इधर होकर के माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन को XB का मान निकालना है,
तो एक सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एक सी बी बराबर हो जाएगा P0A और माइनस PA, तो PA और यहाँ पर P0A जो है इधर बटा में आ जाएगा। यही राउल्ट के नियम का अभिष्ट गणितीय व्यंजक है। अगर आप चाहे तो इन नोट्स की मदद से आप सिस्टमेटिकली नोट डाउन कर सकते हो। मित्रों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना है।